नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की। सरकार ने क्या नया दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जब भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके संभावित बुरे असर का आकलन होने लगा था। लेकिन सरकार ने अप्रैल जून तिमाही के आंकड़े सामने रखते हुए दावा किया है कि भारत की जीडीपी 7.8% की रफ्तार से बढ़ रही है, यानी चिंता की कोई बात नहीं। मीडिया भी अचानक यही गुणगान करने लगा है, जबकि ज़रूरत सरकारी दावों के जांच की है। क्या भारत वाकई उसी रफ्तार से तरक्की कर रहा है जैसा कि सरकार का दावा है, या इसके पीछे आंकड़ों की बाजीगरी है? चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के दावों के बीच भारत मानव विकास के सूचकांकों में किस पायदान पर खड़ा है, जो विकास की असल कसौटी है? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब हमारे आज के इस कार्यक्रम में। फिलहाल भारतीय अर्थव्यवस्था का जो हाल है वो सरकार ने कुछ यूं बताया है। ये हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो 7.8% दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जीडीपी क्या है। आसान भाषा में जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस, किसी देश में एक साल में बनने वाले सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। ये अर्थव्यवस्था की रफ्तार बताता है। हाल ही में अप्रैल जून 2025 यानी इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के लिए सरकार ने ये दावा किया है, जिससे अर्थव्यवस्था की तस्वीर काफ़ी गुलाबी हो चली। जीडीपी सभी वस्तुओं का जो मूल्य है और सेवाओं का मूल्य है वो किस तरह से निर्धारित होता है, ये हम जानेंगे, जिसके बाद दरअसल ये जीडीपी की पूरी कहानी सामने आती है। तो सरकार का दावा है कि अप्रैल जून यानी जो पहली तिमाही है, आप जानते हैं कि वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो अप्रैल से जून के बीच वृद्धि दर रही 7.8%। ये दर पिछले वर्ष की जो 6.5% इसी दौरान की, यानी इस वित्तीय वर्ष पिछले वर्ष का जो पहला तिमाही था उसमें विकास दर थी 6.5%। ये दर जनवरी मार्च 2025 की जो 7.4% रही है उससे ज़्यादा है। यानी जो पिछले वित्तीय वर्ष का की आखिरी तिमाही थी उसमें बताया गया 7.4%, और अब सरकार हमें आश्वस्त कर रही है कि 7.8% की रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं। यानी जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में बदलाव आ रहे हैं या आने वाले हैं उससे भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह बेअसर है। भारत जाहिर है दुनिया की सबसे तेज़ बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है, लेकिन क्या ये तस्वीर पूरी तरह सच है या इसके पीछे आंकड़ों की बाजीगरी है? ख़ास तौर पर जब हम इस बात को भी देख रहे हैं कि इस समय जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है भारत की वो मंदी की शिकार है। दोपहिया वाहन की बिक्री बेहद घट चुकी है। अगर ट्रैक्टर को छोड़ दीजिए तो किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा, यानी बिक्री की दर जो है वो आगे नहीं जा रही है। वैसे जीडीपी दो तरह से मापी जाती है, नाम मात्र यानी नॉमिनल जीडीपी जो बाजार मूल्यों पर आधारित है, और वास्तविक जीडीपी जो मुद्रास्फीति को हटाकर मापी जाती है। इस तिमाही में जो नॉमिनल जीडीपी वृद्धि है वो 8.8% बताई गई है, लेकिन वास्तविक जीडीपी 7.8% है। ये अंतर जीडीपी डिफ्लेटर की वजह से है जो मुद्रास्फीति को मापता है। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ी है जिससे पता चलता है कि दरअसल कुछ समस्या है जिसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। जीडीपी डिफ्लेटर में WPI यानी थोक मूल्य सूचकांक का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, और जो WPI है वो जून में -0.13% था और जुलाई में -0.58%। यानी इसमें जो कीमतें हैं उसमें इतनी कमी आई है, लेकिन जो सेवा क्षेत्र की वास्तविक मुद्रास्फीति है वो 3.4% है। इसका मतलब क्या हुआ कि वास्तविक मुद्रास्फीति को कम करके ये आंकड़े दिखा रहे हैं, और नतीजा क्या है कि सेवा क्षेत्र की 9.3% वृद्धि को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। विशेषज्ञों खासतौर पर HSBC और ICICI सिक्योरिटीज़ का कहना है कि सही डिफ्लेटर का इस्तेमाल करें
तो जीडीपी वृद्धि 7% के आसपास रहती, यानी आंकड़े असलियत से ज़्यादा चमकदार दिखाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि असंगठित क्षेत्र के डेटा गायब हैं। वैसे असंगठित क्षेत्र के डेटा पिछले कई बार से इस्तेमाल नहीं किए जाते, या उनका इकट्ठा उनका रेशियो जो कभी एक ज़माने में हुआ करता था, वो मंदी के बाद, ख़ासतौर पर कोरोना के बाद बदल चुका है और उसको फिर से उसका मूल्यांकन नहीं किया जा रहा। तो इसमें समस्या क्या रही? जो असंगठित क्षेत्र है वो दरअसल देश का ज़्यादा बड़ा क्षेत्र है। जो बड़ा हिस्सा है वह संगठित क्षेत्र से आता है, जिसमें छोटे दुकानदार हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, लघु छोटे और मध्यम उद्यम हैं जिन्हें हम MSME कहते हैं। और जो एक अनुमान है उसके हिसाब से 97.5% रोजगार दरअसल इस देश में असंगठित क्षेत्र से आते हैं। लेकिन जीडीपी आंकड़ों में इस क्षेत्र का डेटा या तो है ही नहीं, या फिर बहुत कम भूमिका उसकी है इन्हें तैयार करने में। सरकार जो संगठित क्षेत्र के डेटा है उसमें भी काफ़ी कम डेटा है, यानी बहुत से कॉरपोरेट्स हैं जिनकी अभी बैलेंस शीट ही तैयार नहीं पहली तिमाही की, उनका तो इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। और IIP यानी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और सूचीबद्ध कंपनियों के जो परिणाम है उससे अनुमान लगा लिया जाता है, जो गलत हो सकता है, क्योंकि छोटे उद्यमों की स्थिति बड़े उद्यमों से अलग होती है। नोटबंदी और GST जैसे झटकों ने असंगठित क्षेत्र को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, लेकिन इसका असर जीडीपी आंकड़ों में ठीक से नहीं दिखता। इस कमी के कारण जीडीपी वृद्धि की वास्तविक तस्वीर बिल्कुल अलग है। यानी जो विकास दर के आंकड़े हैं उनका आधार सिर्फ जो संगठित क्षेत्र में मिलने वाला रोजगार है 2.5%, उसके हिसाब से ही तय हो जा रहा है। इसलिए अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर देखने के लिए अन्य आंकड़ों पर भी गौर करना होगा। ख़ास तौर पर ये जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा है इसकी ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जीडीपी वृद्धि 7.8% दिखाती है, लेकिन दूसरे आंकड़े कुछ और कहते हैं, जो ख़ास तौर पर IIP यानी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है, इस तिमाही में सिर्फ 2% बढ़ा है। कोयला उत्पादन, स्टील खपत और निजी वाहन बिक्री में गिरावट, जैसे हमने बताया आपको, वो लगातार है। तो ये उच्च आवृत्ति डेटा यानी हाई फ्रीक्वेंसी डेटा है जो हमें लगातार मिलते हैं, यानी अर्थव्यवस्था की रोज़ाना की गतिविधियों को ये डेटा दिखाते हैं। अगर ये गिरावट दिखा रहे हैं तो 7.8% की वृद्धि कैसे संभव है? ये असंगति बताती है कि जीडीपी आंकड़े वास्तविक आर्थिक स्थिति को पूरी तरह दर्शाते नहीं हैं। यानी मोदी सरकार अर्थव्यवस्था के सही आंकड़े पेश नहीं करती, इसलिए उसके दावों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार सवाल उठते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। NSC राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, आपको शायद इससे जुड़ी खबरों का अनुमान होगा जो कुछ साल पहले काफ़ी चर्चित हुई थी। कभी यह संस्थान आंकड़ों की विश्वसनीयता का दूसरा नाम था, लेकिन अब इस पर इतने सवाल हैं कि पूछिए नहीं। 2019 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC के 2 सदस्यों PC मोहनन जो अध्यक्ष थे और JV मीनाक्षी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। कारण, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आंकड़ों को दबा रही है और अपनी मर्जी से डेटा पेश कर रही है। अन्य संस्थाओं के आंकड़ों के साथ भी छेड़खानी की गई अगर सरकार को उनसे परेशानी थी, ये इस्तीफा देने वालों ने कहा था। तो ख़ास तौर पर उस समय 2017-18 की जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की रोजगार रिपोर्ट थी, उसे दबाने का आरोप लगा था। इस रिपोर्ट में बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर 6.1% पर थी। एक ज़माने में ऐसी रिपोर्ट्स को सरकार बहुत गौर से देखती थी, संज्ञान लेती थी, विपक्ष सवाल उठाता था, मीडिया सवाल उठाता था, लेकिन मोदी सरकार के दौर में ऐसी रिपोर्ट्स अब सामने आ ही नहीं पाती। मनमाफिक आंकड़ों की जिद की वजह से भारत के लिए कई महत्वपूर्ण अर्थशास्त्रियों ने जो काम करते थे, उन्होंने अपना पद छोड़ा, वापस चले गए अगर वो बाहर से आए थे। इन 2 लोगों से मिलिए ख़ास तौर पर, ये अरविंद सुब्रमण्यम और उर्जित पटेल। अरविंद सुब्रमण्यम प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। 16 अक्टूबर 2014 से 20 जून 2018 तक भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे। ये पद वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है और आर्थिक नीतियों पर सरकार को सलाह देता है। सुब्रमण्यम ने जून 18 में यानी 2018 में निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया, अमेरिका लौट गए और 2019 में उन्होंने एक पेपर प्रकाशित किया जिसमें दावा किया गया कि 2011 से 17 के बीच भारत की जीडीपी वृद्धि को 2.5% तक बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया।
उन्होंने कहा कि जीडीपी गणना की पद्धति में खामियां थी, जिससे वास्तविक आर्थिक स्थिति छिप गई। ये सरकार के लिए शर्मिंदगी का कारण बना। और दूसरे, उर्जित पटेल ने 10 दिसंबर 2018 को आरबीआई गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिया था। कारण उन्होंने भी निजी बताया, लेकिन तमाम विशेषज्ञों और जानकारों ने इसे केंद्र सरकार के साथ उनकी तनातनी से जोड़ा। उस समय आरबीआई की स्वायत्तता पर या उसको लेकर सवाल उठा था। सरकार ने आरबीआई एक्ट की सेक्शन 7 के इस्तेमाल की धमकी दी, जो सरकार को आरबीआई को निर्देश देने की शक्ति देता है। जाहिर है एक आपातकालीन स्थिति में ही ऐसा हो सकता है। ये पहली बार था जब इस प्रावधान का जिक्र हुआ और इसे आरबीआई की स्वायत्तता पर हमला माना गया। सरकार दरअसल चाहती थी कि आरबीआई अपने भंडार यानी जो रिजर्व है उसका बड़ा हिस्सा सरकार को सौंप दे। आरबीआई के पास 9.6 लाख करोड़ रुपए का भंडार था और सरकार इसे बैंकों को कर्ज देने और अन्य योजनाओं के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। पटेल ने इसका विरोध किया क्योंकि इससे आरबीआई की वित्तीय स्थिरता कमजोर हो सकती थी, जिसका देश की अर्थव्यवस्था पर आगे चलकर बुरा असर हो सकता था। तो जाहिर है उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 2016 में नोटबंदी के दौरान भी पटेल आरबीआई गवर्नर थे और आरटीआई से पता चला है कि आरबीआई ने सरकार को चेतावनी दी थी कि काला धन कैश के बजाय सोने और रियल एस्टेट में है। फिर भी नोटबंदी लागू की गई, जिससे असंगठित क्षेत्र को बहुत नुकसान हुआ। कई लोगों ने यह कहा कि एक चलती गाड़ी जो थी भारतीय अर्थव्यवस्था की, उसके टायर पर गोली मार दी गई और वो ऐसी लड़खड़ाई कि आज तक उबर नहीं पाई। यानी मोदी सरकार विशेषज्ञों की चिंताओं और आकलन को नहीं, अपनी इमेज की ज्यादा परवाह करती है। सरकार ने बार बार आंकड़ों को चमकदार दिखाने की कोशिश की, जिससे नीतिगत फैसले गलत दिशा में गए। इस समय चारों तरफ हल्ला है कि भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। पीएम मोदी और बीजेपी नेता अक्सर ये दावा करते हुए भारत के विकास का इसे एक प्रतीक बताते हैं। तो जरा देखा जाए कि विकसित देशों के साथ भारत कहां खड़ा है। नाम मात्र यानी नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत वास्तव में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसने हाल ही में जापान को पीछे छोड़ा है। तो क्या है पूरा इसका आकलन, ये हम देख लेते हैं। अमेरिका 26.7 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, जो सबसे ज़्यादा है। वहाँ की आबादी है महज 34.7 करोड़। फिर आते हैं चीन पर। चीन 18.3 जो इसका ट्रिलियन डॉलर है, इसकी इकॉनमी है। ये दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है और इसकी आबादी है 141.6 करोड़। फिर जर्मनी तीसरे नंबर पर जर्मनी है, 4.4 ट्रिलियन डॉलर इसकी इकॉनमी है और आबादी है महज 8.2 करोड़। फिर भारत का नंबर है चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 4.2 ट्रिलियन डॉलर, आबादी है 146 करोड़। ध्यान दीजिएगा, जापान जिसको हमने पीछे छोड़ा है, उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो 4.1 ट्रिलियन डॉलर या जीडीपी और आबादी है महज 12.31 करोड़। यानी बाकी देशों की आबादी बेहद कम है, यानी उनकी जीडीपी कम लोगों के बावजूद इतनी ज़्यादा है। तुलना हमारी सिर्फ चीन से हो सकती है, जिसे आबादी की रेस में भारत ने पीछे छोड़ दिया है। चीन की जीडीपी भारत से 4 गुने से ज़्यादा है। एक और आंकड़ा इन देशों के साथ प्रति व्यक्ति आय की तुलना का भी है। अमेरिका में 81,000 डॉलर, जापान में 33,000 डॉलर, जर्मनी में 53,000 डॉलर, चीन में 13,000 डॉलर, भारत में 2,800 डॉलर। यानी जब हम विकसित अर्थव्यवस्था होने की बात करते हैं तो लोगों की स्थिति ये है, जिनको हम कह रहे हैं कि हमने पीछे छोड़ दिया। जापान में 33,000 डॉलर आय है प्रति व्यक्ति। एक किसी भी देश में जो प्रति व्यक्ति आय है वो इस तरह से देखी जाती है कि कितनी कमाई साल भर में आपकी होती है। तो भारत में अगर 2,800 डॉलर है तो 33,000 डॉलर है और चीन में 13,000 डॉलर है, यानी आपसे कम 4 गुना ज़्यादा। डॉलर 28 रुपए के पार है, यानी अगर सालाना औसत आय निकाली जाए तो ये पड़ेगी 2,46,400 रुपये, 675 रुपये प्रतिदिन। लेकिन ये भी कहाँ नसीब है। ग्रामीण पुरुषों की दैनिक मजदूरी 350 रुपये है और महिलाओं की 200 रुपये। ग्रामीण महिलाओं की औसत एक खेल है। इसमें अंबानी अडानी का पैसा और फुटपाथ पर सोने वाले के जेब में पड़ा ₹1 2 रुपया भी जोड़ा जाता है।
इंसान महज एक गिनती है। इसको समझना हो तो थोड़ा और नज़र डालिए वास्तविक स्थिति पर। 2025 की जो मानव विकास रिपोर्ट है उसके हिसाब से भारत 193 देशों में 130वें स्थान पर है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बेरोजगारी दर 7.8%, यानी 7 से 8%, 7.8 नहीं 7 से 8%। और असंगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन बिल्कुल रुका हुआ है। असंगठित क्षेत्र बहुत समस्या में है। असमानता का आलम यह है कि 1% अमीरों के पास देश की जीडीपी का 40% हिस्सा है, और इसीलिए प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत विश्व में 136वें स्थान पर है। हम जब चौथी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो क्या इस देश के लोगों को भोजन मिल पाता है? 5 किलो राशन पर इस देश के 80 करोड़ लोग निर्भर हैं, ये सरकार का कहना है। तो हम एक गंभीर स्थिति में है। भूख सूचकांक 127 देशों में 105वें स्थान पर है। ये बेहद गंभीर श्रेणी है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत अगर विकसित देशों के साथ तुलना करता है तो ये खाम ख्याली है, क्योंकि विकसित होने से भारत अभी काफ़ी दूर है। सवाल है कि इस दिशा में हम कर क्या रहे हैं। ये बात अब सर्वमान्य है कि 1980 तक लगभग भारत और चीन एक ही पायदान पर खड़े थे, लेकिन अब चीन ने भारत को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। तो वजह है मैन्युफैक्चरिंग। चीन में आज दुनिया भर का सामान बनकर जा रहा है। विश्व बाजार चीनी सामान से पटा है। सवाल है कि भारत ऐसा क्यों नहीं कर सका? मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का क्या हाल है? 2025 में जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान 13 से 14% था। ये मेक इन इंडिया का जो नारा था 25% जीडीपी का करना था, इसे ये लक्ष्य, उससे हम बहुत पीछे हैं। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में देश के कुल कार्यबल का जो वर्कफोर्स है उसका 8% कार्यरत है। हालांकि दावा था कि मेक इन इंडिया के तहत 100 मिलियन नौकरियां बनेंगी, 100 मिलियन लोगों को रोजगार दिया जाएगा। 2023 में वर्ल्ड बैंक के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग का योगदान 13% था, जो 2010 के 17% से काफ़ी पीछे। यानी 2010 में हम 17% का योगदान कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग में, अब सिर्फ 13% है, जबकि काफ़ी योजनाएं हैं। मनमोहन सिंह के दौर में जो दौर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की स्थिति थी उससे काफ़ी पीछे चले गए। हालांकि मेक इन इंडिया जैसे तमाम महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाए गए। ऐसे में अमेरिका के लगे 50% टैरिफ का कोई खतरा नहीं है। ये सिर्फ एक हेडलाइन मैनेजमेंट है। अमेरिका ने भारत के सामान पर 50% टैरिफ लगाया, जिसमें 25% रूस से तेल खरीदने की सज़ा है। ये कपड़ा, आभूषण और रसायन जैसे क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है और इसे जानना ज़रूरी है। निर्यात में कमी हो सकती है। भारत का 17% निर्यात अमेरिका को जाता है। टैरिफ से ये कम होगा, क्योंकि वहाँ चीज़ें महंगी होंगी तो फिर मांग भी कम होगी। इसका असर रोज़गार पर पड़ेगा, क्योंकि मांग कम होगी तो यहाँ पे जो उत्पादन है वो नहीं होगा। एमएसएमई और असंगठित क्षेत्रों में इससे नौकरियां बड़े पैमाने पर जा सकती है। महंगाई, जो आयातित सामान महंगा होने से मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। HSBC का अनुमान है कि टैरिफ 1 साल तक रहा तो जो हमारी जीडीपी है उसकी वृद्धि दर जो है वो 0.7% कम हो सकती है, ये कम रह सकती है। पूरा अगर जीडीपी का आप वॉल्यूम देखें तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं लगती है, लेकिन इससे नुकसान बड़े स्तर पर हो सकता है अगर इसका पूरा असर हम आकलन करें तो। ऐसे में सबसे बड़ी ज़रूरत तो यही है कि इस वास्तविकता को स्वीकार किया जाए, हेडलाइन मैनेजमेंट की बीमारी से बचा जाए। अगर जीडीपी आंकड़े वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाते तो नीतियां बनाने में गलती होगी। जैसे असंगठित क्षेत्र की अनदेखी से एमएसएमई को सहायता नहीं मिलेगी। बेरोजगारी और गरीबी बढ़ रही हो लेकिन सरकार गुलाबी तस्वीर दिखाए तो जनता का भरोसा भी टूटेगा। बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए आंकड़े निवेशकों को भ्रमित कर सकते हैं, जिससे दीर्घकाल में या दीर्घकालिक निवेश कम हो सकता है। आंकड़ों की गड़बड़ियां और असंगठित क्षेत्र की अनदेखी अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर सामने आने नहीं देती। झूठ बोलकर, प्रचार करके वोटर को तो गुमराह किया जा सकता है, लेकिन अर्थव्यवस्था की हकीकत बदली नहीं जा सकती। आज के लिए बस इतना ही। सच बताने का हमारा यह प्रयास अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करें, शो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.